हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में संस्था की परिभाषाएं तथा विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। संस्था। प्रतिदिन के वार्तालाप में हम संस्था शब्द का प्रयोग भी व्यक्तियों के किसी भी संगठन के लिए कर लेते हैं। समाजशास्त्रीय रूप से संस्था का अर्थ ऐसे विचारों से बिल्कुल भिन्न है। आरंभ है कि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संस्था व्यक्तियों का कोई संगठन न होकर कुछ ऐसे नियमों अथवा कार्यप्रणालियों का बोध कराती है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संबंधों की स्थापना करते हैं। यह स्थान नहीं कर सकती है। उन्हें अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक पूर्व निर्धारित कार्यप्रणाली तथा नियमों के अनुसार कार्य करना आवश्यक होता है। संक्षेप में, व्यवहार की स्थापित कार्यप्रणालियों अथवा नियमों की समग्रता को भी संस्था कहा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि संस्थाएं ही समितियों की सफलता का आधार है। दूसरे शब्दों में, संस्थाएं ही समितियों के कार्य का निर्देशन करती हैं। इस दृष्टिकोण से विभिन्न परिभाषाएं के संदर्भ में संस्था के समाजशास्त्री अर्थ को समझना आवश्यक है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार, सामूहिक क्रिया की विशेषताओं को बताने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित रूप अथवा कार्यविधि को ही हम संस्था कहते हैं। ओकबर्न और निमकोफ ने लिखा है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियों की सामाजिक संस्थाएं हैं। मेरिल और एलरिच के शब्दों में, सामाजिक संस्थाएं आचरण के वह प्रतिमान हैं जो मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित होते हैं। गिलेन और गिलेन का विचार है कि सामाजिक संस्था सामाजिक विशेषताओं को स्पष्ट करने वाले वह नियम हैं जिनमें काफ़ी स्वायत्त होता है तथा जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। रॉस के अनुसार, सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छा द्वारा स्वीकृत और स्थापित मानवीय संबंधों की संगठित व्यवस्था है। कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित परिस्थितियां एवं भूमिकाएं के पुंज को नियमित बनाने वाले नियमों के रूप में परिभाषित किया है। इसी तरह एंडरसन ने निष्कर्ष किया है कि संस्था कुछ आदर्श नियमों का संग्रह करती हैं जो हमारी असामाजिक क्रियाओं के प्रमुख पक्षों के संबंध होते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर संस्था की जिन प्रमुख विशेषताओं का प्रकाश पड़ता है उन्हें निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। संस्था की विशेषताएं। नंबर 1, नियमों की व्यवस्था। संस्था का तात्पर्य कभी भी व्यक्तियों के संगठन से नहीं होता, बल्कि यह अनेक नियमों, कार्यविधियों तथा कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है। यह कार्यविधियाँ बहुत से लिखित अथवा अलिखित नियमों, परंपराओं तथा लोकाचारों के रूप में होती हैं। नियमों तथा कार्यविधियों की इसी व्यवस्था के रूप में एक संस्था विभिन्न संगठनों की कार्यवाही को प्रभावित करती है। नंबर 2, अमूर्त प्रकृति। उपर्युक्त विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि संस्था कोई स्थूल संगठन नहीं है। इसका तात्पर्य अनेक नियमों तथा कार्यविधियों से होने के कारण इसकी प्रकृति अमूर्त होती है। इसका तात्पर्य यह है कि संस्था के अनुसार व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित होते हैं, लेकिन किसी संस्था के ढांचे को मूर्त रूप में देखा नहीं जा सकता। नंबर 3, सांस्कृतिक अवस्था की इकाई।
गिलिन का कथन है कि संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसका तात्पर्य यह है कि संस्था का विकास एकाएक नहीं हो जाता। कार्य करने का कोई उपयोगी तरीका जब एक लंबे समय तक समाज में प्रभावपूर्ण बना रहता है तथा धीरे धीरे उसे एक लोकाचार बनने के बाद संपूर्ण समूह की स्वीकृति मिल जाती है, तभी व्यवहार की वह प्रणाली संस्था का रूप लेती है। व्यवहार का कोई तरीका जब संस्था के रूप में मान हो जाता है तब यह उस समूह की संस्कृति का अंग बन जाता है। इस प्रकार किसी समाज की संस्थाओं को उसकी संस्कृति की विभिन्न इकाइयों के रूप में मान्यता दी जाती है। नंबर 4, सामूहिक स्वीकृति। नियमों की कोई व्यवस्था एक संस्था का रूप तभी लेती है तब उसे पूरे समूह का समुदाय या स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए विवाह एक संस्था है जिससे संबंधित सभी नियम संपूर्ण समूह और राज्य द्वारा स्वीकृत होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि कुछ व्यक्तियाँ अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए कुछ विशेष नियमों अथवा कार्य प्रणालियों का पालन करने लगे हैं तो उन्हें संस्था नहीं कहा जा सकता है। नंबर 5, सुपरिभाषित उद्देश्य। प्रत्येक संस्था कुछ स्पष्ट उद्देश्यों को लेकर विकसित होती है। यह उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो व्यवहारिक रूप से उपयोगी और समाज कल्याण से संबंधित समझे जाते हैं। इन्हीं उद्देश्यों के संदर्भ में एक समूह की संस्थाएं अपने सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखती है तथा पारस्परिक संघर्षों की संभावना को कम से कम करने का प्रयत्न करती है। नंबर 6, अधिक स्वायत्त। विभिन्न समितियों तथा संघों की तुलना में संस्था कहीं अधिक स्थायी होते हैं। वास्तव में व्यवहार का कोई तरीका अथवा कार्यविधि जब बहुत लंबे समय तक अपनी उपयोगिता प्रमाणित करती रहती है, केवल तभी उसे संस्था का रूप मिल पाता है। एक संस्था के रूप में जब किसी कार्यविधि को संस्कृति का अंग मान लिया जाता है तब प्रत्येक व्यक्ति उसी के अनुसार आचरण करना सामाजिक और नैतिक रूप से आवश्यक समझने लगता है। यही कारण है कि हमारे समाज, परिवार, विवाह तथा जाति के रूप में जिन संस्थाओं का विकास हुआ है, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन हो जाने के बाद भी इन संस्थाओं के रूप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो सका। नंबर 7, सांस्कृतिक उपकरण। सांस्कृतिक उपकरण की एक इकाई के रूप में संस्था को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इसमें अनेक सांस्कृतिक उपकरणों का समावेश हो जाता है। यह उपकरण भौतिक भी हो सकते हैं और अभौतिक भी। उदाहरण के लिए विवाह एक संस्था है तथा इससे संबंधित मूल्यों को वेदी, कलश, मंडप, यज्ञ तथा मंत्र जैसे सांस्कृतिक उपकरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 8, स्पष्ट परंपराएं। सामाजिक संस्थाओं में परंपराओं का महत्व सबसे अधिक होता है। कोई संस्था जिन परंपराओं के आधारों पर विकसित होती है उनमें से कुछ परंपराएं लिखित होती हैं और कुछ अलिखित। इसके बाद भी ऐसी सभी परंपराओं एक समूह के सदस्यों के व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। संस्था से संबंधित परंपराओं का पालन न करने वाले लोगों को अक्सर सामाजिक रूप से दंडित भी किया जाता है। इसी के फलस्वरूप संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख आधार बन जाती हैं। संस्था की इन सभी विशेषताओं के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि सामाजिक संस्था परस्पर संबंधित परंपराओं, लोकाचारों तथा कानूनों का संकुल है, जिसका कार्य व्यवहार के तरीकों पर निर्धारित करके सामाजिक जीवन को अधिक संगठित बनाना होता है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।